एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 26 ऑफ द जुलाई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उसी को सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द कारगिल विजय दिवस इन इंडिया। तो आज का दिन कौन सा है? कारगिल विजय दिवस। ठीक है, इसको हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। कौन सा दिन है? 26 ऑफ द जुलाई। और 26 ऑफ द जुलाई 1999 को क्या हुआ था? हमारी जो इंडियन आर्मी थी, उस इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान की आर्मी थी उसके ऊपर क्या कर लिया था? जीत हासिल कर ली थी। हमने उसको हरा दिया था और उसके बाद हमने क्या किया था? उस बैटल को, कारगिल बैटल को जीत लिया था। तो कौन सा दिन था? 26 ऑफ द जुलाई। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट कौन सा? एडिटोरियल में पढ़ चुके हम। विच कंट्री होस्ट 21st एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। आपसे पूछेगा खान क्वेस्ट 2024 कहां हुई? जैसे आपको पता है सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है, तो कहां पर हुई है? तो याद रखना मंगोलिया। कहां पर हुई है? मंगोलिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। कैपिटल ऑफ मंगोलिया क्या है? ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर वाज द कंट्रीज 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड। देखो जो हमारा रेडियो सिस्टम है ना, चलो आप मुझे कमेंट करके बताना दूसरा क्वेश्चन कि रेडियो कब स्टार्ट हुआ था भारत में। ठीक है, भारत में रेडियो कब स्टार्ट हुआ था? आपको शायद पता होगा जब हमारे यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो उसको अनाउंसमेंट जो हुई थी ना, वो कहाँ से हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो से। और करने वाली कौन थी? उमा रानी शर्मा। ठीक है, ये कई बार हिस्ट्री में पूछ लेता है किसने रेडियो पे अनाउंसमेंट किया था आपके क्विट इंडिया मूवमेंट का, इन सब के बारे में। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओगे अब ढूंढ के कि कब आया था एयर इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो। अब समझना इसका 500 या 500th कहां पर इनोग्रेट किया गया है? तो याद रखना आपका आइजोल। आइजोल किसकी कैपिटल है? तो सिंपल से याद रखना मेघालय। ठीक है, मेघालय, सिंपल याद रखना, वन लाइनर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कौन सा है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीएस वात्सल्य स्कीम। ये हमने कल डिस्कस किया था एडिटोरियल में। वात्सल्य स्कीम क्या थी? बच्चों के लिए स्कीम आई थी जिसका नाम पहले क्या था? चाइल्ड इंटीग्रेटेड स्कीम। 2010 में, 2021 में इसका नाम बदल दिया था। अब इसमें पूछा गया किसके लिए है ये? तो याद रखना कल ही पढ़ा था हमने, ऑप्शन नंबर सी, टू हेल्प पेरेंट्स एंड द गार्जियंस प्लान फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर फाइनेंशियल नीड। अगर मैं यहाँ एनपीएस नहीं लगाता तो पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता उसमें। अब मैंने एनपीएस लगा दिया, नेशनल जो पेंशन स्कीम है उसमें इंक्लूड कर दिया, तो उसके बाद उसके लिए किसके लिए काम हो गया कि उस पेरेंट्स के बच्चे या गार्जियन की जो जिम्मेदारी है वो है कि उस चिल्ड्रन के बच्चे या उस चाइल्ड के फ्यूचर के लिए वो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कौन सा है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द दरबार हॉल ऑफ द राष्ट्रपति भवन। जो राष्ट्रपति भवन है हमारा, उसमें दो चीजों के नाम बदले गए हैं। जो दरबार हॉल है उसका नाम हो गया गणतंत्र मंडप, याद रखना। और जो अशोक हॉल था उसका नाम क्या हो गया? अशोक मंडप। तो याद रखना जो आपका दरबार हॉल है वो क्या हो गया? गणतंत्र मंडप। और जो आपका अशोक हॉल था, ठीक है, अशोक हॉल, उसका नाम क्या हो गया? तो याद रखना आपका अशोक मंडप। ठीक है, ये इसलिए कर दिया गया कि उनको लग रहा था कि ये गुलामी की निशानी है ना, कि हम पहले ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, उन्होंने ये सब दिया था तो हम इसको बदल देते हैं। तो सिंपल से याद रखना नाम चेंज हो गए, आपसे पूछ सकता है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द अशोक हॉल? तो अभी मैंने बताया कौन सा? अशोक मंडप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड एफएओ रिपोर्ट। एफएओ क्या होता है? एफएओ तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है? तो पूरी दुनिया में फूड और एग्रीकल्चर को मैनेज करने का काम करता है। इसने बताया ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया में किसने सबसे टॉप पर आया, सबसे ज्यादा किसके पास है ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया? तो याद रखना चाइना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन याद रखना है। सब किसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवरेज एरिया है? तो चाइना इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। रिसेंटली द एंटी पेपर लीक बिल हैज बीन पास्ड। अब देखो एंटी पेपर लीक क्या होता है कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो उससे बचाने के लिए एंटी पेपर लीक होना चाहिए, बिल होना चाहिए, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अभी जो हमारी पार्लियामेंट है उसने भी एक बिल पास किया था। ठीक है, एक्ट बन चुका है वो। अगर आप उसमें चीटिंग करते पाए जाते हो तो 1 करोड़ रुपए तक का फाइन है, 10 साल तक की आपको सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। तो ऐसे ही कौन से स्टेट ने अपने यहाँ पर एंटी पेपर लीक बिल पास किया रिसेंटली? तो याद रखना आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अब देखो बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें एंटी चीटिंग बिल लाया जा रहा है, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है, आपने पढ़ा होगा कुछ टाइम पहले वहां पर किसी एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने थे। ठीक है, जिस दिन एग्जाम होने थे उस दिन सुबह पता चला यूनिवर्सिटी ने पेपर ही नहीं पब्लिश किए थे, मतलब पेपर ही नहीं छापे थे, प्रिंट ही नहीं किए थे उनको। बात समझ में आ रही है? और बिहार के बारे में तुम जानते हो। ठीक है, वहां पर बेसिकली सड़क बनती है, उसके पहले सड़क को चोरी कर लिया जाता है ना, तो सब बाद की बात है। लेकिन वहां पर भी क्या आ रहा है? अभी आपका एंटी पेपर लीक बिल आ रहा है।
ठीक है, कौन है पीएम सीएम वहां की, आप जानते हो, जो पीएम बनने के चक्कर में है वही वहां के सीएम है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसको पैकेज भी बहुत अच्छा मिला है, 58,000 करोड़ रुपीस का पैकेज मिला है इस बार बजट में, काफी डिस्कशन भी हो रहा है उसका न्यूज में, तो हम उन चीजों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार ये बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम टू अचीव टीबी फ्री म्युनिसिपालिटीज। देखो, टीबी है ना, एक ऐसी बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर में किसी भी पार्ट में हो सकती है, याद रखना है, एनी पार्ट। पहले क्या होता था, मोस्टली ये हमारे जो हमारे लंग्स होते हैं उस पर इफेक्ट करती है, लेकिन आपके बोन्स में, मसल्स में कहीं भी हो सकती है। अब बेसिकली ये जो टीबी है, इसकी बीमारी बहुत खतरनाक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस प्रिवेंट कर सकते हो, कंप्लीट ट्रीटमेंट है नहीं, तो हम चाहते हैं इसको फ्री कर दें। तो हमने एक स्कीम चलाई थी, कौन सी, टीबी मुक्त भारत। और जो टीबी मुक्त भारत हमने स्कीम चलाई थी वो कब चलाई थी, 2022। हमारा टारगेट ईयर कौन सा है, तो याद रखना हमारा टीबी मुक्त होने का जो टारगेट ईयर है वो कौन सा है, तो 2025। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा हमारा सिकल सेल एनीमिया का टारगेट ईयर कौन सा है, 2047। ठीक है, हमारा मलेरिया का टारगेट ईयर कौन सा है, तो याद रखना मलेरिया का टारगेट ईयर है 2030। ऐसे बहुत सारे हम पढ़ते हैं। तो पूछा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने टीबी से फ्री होने के लिए स्वास्थ्य नगरम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो कौन सा स्टेट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज पास्ड ए बिल टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। फिर वही आ गया, ठीक है, अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अरुणाचल प्रदेश को हम क्या कहते हैं, एक ऐसा स्टेट जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। आपसे पूछेगा मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है, तो याद रखना बिहार। और अगर यूटी और उन सबको काउंट करें तो याद रखना कौन सा, आपका दिल्ली, जिसमें 11,000 के आसपास लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम 16 पीपल या 16% पर किलोमीटर स्क्वायर कहां पे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कौन सा है, We recently the parliament of which country has declared UNRW। देखो UNRW क्या है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क एजेंसी। अब ये रिलीफ एंड वर्क एजेंसी क्या है, तो याद रखना ये बनी कब थी, 1949। ठीक है, आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना गाजा। ठीक है, इस पैलेस्टाइन। अब देखो हुआ क्या, इसको बनाया क्यों गया था, आपको पता है 1948 में इजराइल ने पैलेस्टाइन वाले इलाके को कब्जा लिया था। तो ये करती क्या है, बेसिकली जो पैलेस्टाइन है ना, उसमें जो रिलीफ का काम कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है, UNRWA। तो अभी हुआ क्या कि इसमें लगभग 30-40 हजार लोग काम कर रहे हैं, जो वहां पे पीस या लोगों को हेल्प करने का काम कर रहे थे। सबको पता है कि वहां पे लड़ाई चल रही है इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में, यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में। तो उसके अंदर ये UNRWA क्या करता है, उनको कह सकता हूं हेल्प करने का काम करता है ना, मैनेजमेंट करने का, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में वो काम होता है। अब क्या हुआ, इस एजेंसी को जो बनी कब थी, 1949 में। ठीक है, इसको क्या किया गया, और याद रखें यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, और इसको क्या किया, अभी कौन सी कंट्री ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर दिया, तो आप समझ सकते हो कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। क्योंकि इजराइल ही वहां पे अटैक कर रहा है, इजराइल ही उसको परेशान कर रहा है, इजराइल जबरदस्ती। अब देखो एक बात समझना, इजराइल को जबरदस्ती लाने वाला कौन था, यूएसए। UNWRA या UNRWA बनाने वाला कौन है, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड नेशन, बेसिकली वही है। अब आप समझ सकते हो दोनों कहानियां क्या चल रही, मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट से याद रखना कि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसने अनाउंस कर दिया, इजराइल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेयर हैज द इंडियन नेवी लॉन्च्ड INS त्रिपुत। देखो अभी एक नया INS त्रिपुत आया है, जो कहां पर लॉन्च किया गया, तो याद रखना आपका गोवा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गोवा कोस्ट। याद रखना ये जो INS त्रिपुत है, ये कंप्लीटली क्या है, इंडिया में बना हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीटली इंडिया में बनाया गया है, मेड इन इंडिया। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। जैसे आपने DRDO में पढ़ा होगा, एक डिस्ट्रॉयर होते हैं, ठीक है, फ्रीगेट होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, ठीक है, वो सबमरीन्स होती हैं ऐसे। When was the एंटी डिफेक्शन लॉ इनेक्टेड इन इंडिया, तो कब आया था एंटी डिफेक्शन लॉ, ये हमने आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, कब आया था, 1985। कौन सा अमेंडमेंट था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, जिसमें एंटी डिफेक्शन को हटा दिया था। ठीक है, या लागू कर दिया था। इसमें क्या था, पहले 1/3 मेंबर्स अगर रिजाइन करते हैं तो रिजाइन नहीं देना पड़ेगा, अगर पार्टी छोड़ते हैं तो बाद में इसको क्या कर दिया, 2/3 मेंबर कर दिया। कब, 2001 के बाद। ठीक है, सिंपल से याद रखना। नेक्स्ट कौन सा हम डिस्कस कर चुके हैं इसको एडिटोरियल में, व्हेन वाज द कृष्णा सागर डैम, जो अभी न्यूज में था जिसमें बाढ़ आ रही थी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कब बना था, 1931 में बना था। 1911 में बनना शुरू हुआ था, 1931 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, कर्नाटक की बात है।
व्हेन वाज द माइंस एंड द मिनरल्स एक्ट, ये भी हमने पढ़ा कि जो सीजीआई है उसने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। कौन सी बात को? इसको नहीं, कौन सी बात को? जो टैक्स उसके ऊपर लिया जाता था। तो कब बना थे? 1957। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा याद रखना, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। When was the रैयतवाड़ी सिस्टम इनेक्टेड इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स, तो कब लेकर आए थे ब्रिटिशर्स? तो हमने ये भी आर्टिकल में डिस्कस किया था जब हमने नक्सलवादियों के ऊपर एक बिल लाई है महाराष्ट्र सरकार, उसके ऊपर बात की थी। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट आया था 1793। ठीक है, रैयतवाड़ी आई थी 1820 और महलवाड़ी आई थी 1821। ठीक है, ये सिंपल ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का देखो तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये हम सब चीजें पढ़ चुके हैं। टैक्स ऑन द लैंड्स एंड द बिल्डिंग्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ व्हिच लिस्ट इन द शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसका सब्जेक्ट है? तो याद रखना स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? एंटी डिफेक्शन लॉ इज ए पार्ट ऑफ। एंटी डिफेक्शन लॉ को कौन से आर्टिकल में हमने ऐड ऑन किया था? तो सिंपल से याद रखना कौन से शेड्यूल में? तो याद रखना हमारे शेड्यूल नंबर देखो 7 में क्या है? डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, 8 में क्या है? लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज है ना। 10 में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये किस में आ जाएगा? 10 में। 12 में क्या है? तो म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज वो कब ऐड किया था हमने? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आया था और 1993 में हमने म्युनिसिपैलिटीज को रिकॉग्नाइज कर लिया था। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट कौन सा है? रिसेंटली हु हैज अनवेल्ड इट्स न्यू ओपन सोर्स एआई मॉडल ललामा 3.1। तो ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फेसबुक यानी कि मेटा। मेटा अपना क्या लेकर आया है? ओपन सोर्स एआई मॉडल लेकर आया जिसका नाम है ललामा 3.1। नेक्स्ट है द रिपोर्ट टाइटल्ड चाइल्ड फूड पुअर्टी न्यूट्रिशन डिप्रिवेशन इन अर्ली चाइल्डहुड इज रिलीज्ड बाय। अगर देखो आपको ये नहीं भी पता ना, आंसर नहीं भी पढ़ा तो भी आप आंसर कर सकते हो। आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन का एक ग्रुप होता है जिसका नाम है यूनिसेफ, और यूनिसेफ बेसिकली करता क्या है? तो यूनिसेफ आपका जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट, जो बच्चे होते हैं इमरजेंसी में, बच्चे होते हैं उनके लिए काम कर, जो माल न्यूट्रिशन का हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को रेयर डिजीज, जो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हो तो बीच बीच में पेज आ जाते हैं जिसमें एक बच्चा बैठा होगा या कोई बच्चा होगा जिसकी अजीब सी बीमारी होगी, उस पर साइड में लिखा होता है प्लीज डोनेट टू सेव दिस चाइल्ड, ये सब होता है ना। तो वो कौन प्रमोट करता है? उसको यूनिसेफ करता है। बात समझ में आ रही है? ये यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गन है, एक पार्ट है। ठीक है, अच्छा, इसी यूनिसेफ को अगर आपसे पूछे कि इसका ये जो रिपोर्ट है चाइल्ड फूड पुअर्टी है ना, कि बच्चों में जो पुअर्टी है उसका क्या रीजन है, फूड का माल न्यूट्रिशन कौन होगा? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका यूनिसेफ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड से बात करता है। इकोस्को क्या है? आपकी सोशल एंड जो इकोनॉमिकल काउंसिल है वो होती है यूनाइटेड नेशन की। और यूनेस्को आप जानते हो जो हेरिटेज साइट को क्या करती है? बताती है। ये हम बार बार पढ़ते रहते हैं जब जब न्यूज में आता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यूनिसेफ। आप मुझे कमेंट करके बताना व्हेन वाज द यूनिसेफ फॉर्म्ड। ठीक है, यूनिसेफ की फॉर्मेशन कब हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी। ओके, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।